वक्त बाकी था। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मार्च 2009 आम चुनाव में महज 2 महीने का वक्त बाकी था। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी पूरा दम साधकर चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। 82 साल के लालकृष्ण आडवाणी अपने सीने पर पीएम इनोवेटिंग का तमगा सजाए जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। प्रचार अभियान के दौरान जब आडवाणी अहमदाबाद पहुंचे तो अगले अखबार में एक फोटो छपी जिसमें उन्हें जिम में डंबल उठाते दिखाया गया था। उनकी ढलती उम्र पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और आडवाणी डंबल उठाकर इन सवालों का जवाब दे रहे थे। नागपुर के बीचों बीच एक जगह है रेशम बाग। मराठी में रेशम को रेशम कहा जाता है। अंग्रेज जब अपने फीते से भारत की जमीन नाप रहे थे तो उन्होंने इस जगह को नाम दिया था 0 मील। 0 मील माने इस महादेश के नक्शे का केंद्र। अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनके बनाए नक्शे यही रह गए। इसी रेशम बाग में एक डॉक्टर हेडगेवार भवन नाम की इमारत है। ये इमारत नक्शे के केंद्र को सत्ता के केंद्र में तब्दील करती है। 21 मार्च 2009 को रेशम बाग में संघ के इस दफ्तर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक थी। इस प्रतिनिधि सभा की बैठक के दौरान नए सर संघचालक के नाम का फैसला होना था। हालांकि संघ का अपना लोकतांत्रिक ढांचा है, लेकिन अंतिम निर्णय सर संघचालक का ही होता है। अब तक रवायत ऐसी ही रही थी कि हर सर संघचालक अपना उत्तराधिकारी खुद चुनता आया था। पहले सर संघचालक हेडगेवार ने माधव सदाशिव गोलवलकर का चुनाव किया। गोलवलकर जब मरे तो उन्होंने संघ के स्वयं सेवकों के नाम 3 चिट्ठियां छोड़ी थी। इसमें से एक चिट्ठी पर बाला साहेब देवरस को नया सरसंघचालक बनाने की इच्छा प्रकट की गई थी। वहीं रज्जू भैया के सरसंघचालक बनने तक ये रवायत बदस्तूर जारी रही। जब 2000 में रज्जू भैया अपने स्वास्थ्य कारणों से सरसंघचालक के दायित्व से मुक्त हुए तो उनके वारिस समझे जाने वाले HV शेषाद्री ने भी स्वास्थ्य कारणों से सरसंघचालक बनने से इनकार कर दिया था। इसके बाद KS सुदर्शन को नया सर संघचालक चुना गया था। अब सुदर्शन भी अपने सर संघचालक के दायित्व से स्वास्थ्य कारणों के चलते मुक्त हो रहे थे। वहीं राष्ट्रीय मीडिया में एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि मोहन भागवत संघ के 6ठे सर संघचालक बन चुके हैं। हालांकि मीडिया में ज्यादातर लोगों के पास उस समय तक उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन RSS से जुड़े लोगों के लिए ये निर्णय चौंकाने वाला नहीं था। सर कार्यवाहक को सामान्य तौर पर अगले सर संघचालक के रूप में ही देखा जाता है। संघ में एक अलिखित नियम है कि 75 की उम्र के बाद आदमी संगठन के तमाम दायित्वों से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं मोहन भागवत की। मोहन मधुकर राव भागवत के परिवार का संघ से 3 पीढ़ी का नाता है। उनके दादा नारायण भागवत सतारा के रहने वाले थे। कानून की पढ़ाई करने के बाद नारायण वकालत करने के लिए सतारा छोड़कर चंद्रपुर आए थे। नागपुर की नील सिटी स्कूल में नारायण और केशव बलिराम हेडगेवार सहपाठी हुआ करते थे। दोनों लोगों को स्कूल में वंदे मातरम गाने की वजह से स्कूल बदर कर दिया गया था। चंद्रपुर आने के बाद नारायण ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हेडगेवार भी संघ की स्थापना से पहले कांग्रेस के 54 सदस्य हुआ करते थे। 1925 में संघ की स्थापना के बाद नारायण भागवत ने सक्रिय तौर पर संघ का काम शुरू किया और उन्हें नया नाम मिला, नाना साहेब भागवत। नाना साहेब भागवत के बेटे मधुकर भागवत का बचपन शाखा में लाठी भांजते हुए बीता। जवान होते होते वो संघ के प्रचारक बन चुके थे। प्रचारक मतलब संघ का पूर्णकालिक कार्यकर्ता। उन्हें 1940 में संघ के काम विस्तार देने के लिए गुजरात भेजा गया। गुजरात में कुछ साल प्रचारक के तौर पर काम करने के बाद मधुकर घर लौटे। उनकी शादी मालती बाई से करवा दी गई। शादी के कुछ समय बाद मालती गर्भवती हुई। 11 सितंबर 1950 के दिन वो एक बेटे की मां बनी। इस लड़के का नाम रखा गया मोहन। मोहन भागवत के पैदा होने के बाद उनके पिता मधुकर भागवत ने कानून की पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करने के बाद वो चंद्रपुर लौटे और अपने पिता की तरह ही वकालत करने लगे।
थोड़े समय बाद वो अपने पिता की जगह चंद्रपुर जिले के संघ कार्यवाह बने। जिला कार्यवाह आरएसएस का जिला स्तर का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। मोहन भागवत का बचपन भी अपने पिता की तरह ही शाखा में बीता। 12वीं तक चंद्रपुर में उन्होंने भी पढ़ाई की। इसके बाद भागवत ने अकोला के डॉक्टर पंजाब राव देशमुख वेटनरी कॉलेज में दाखिला ले लिया। संघ का काम यहाँ भी जारी रहा। कॉलेज में भागवत को संगीत और थिएटर का शौक लग गया। उन्होंने गायन और थिएटर प्रतियोगिताओं में कई इनाम जीते। मोहन भागवत की जीती हुई ट्रॉफियां और मेडल अब भी भागवत परिवार के पुश्तैनी मकान की सजा काम आ रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन भागवत ने हर नौजवान की तरह अपना रुख नौकरी की तरफ लिया। उन्होंने चंद्रपुर में ही एनिमल हस्बेंड्री विभाग में बतौर वेटनरी ऑफिसर नौकरी शुरू कर दी। कुछ महीने भागवत चंद्रपुर में रहे। इसके बाद उनका ट्रांसफर चंद्रपुर से 90 किलोमीटर दूर चमोर्शी। 1974 में भागवत अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अकोला चले गए। आपातकाल के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और संघ के प्रचारक बन गए। आपातकाल के दौरान भागवत के माता पिता को जेल में डाल दिया गया। गांव में नारे लगाए जाते, कश्मीर हिंदुस्तान का, नहीं किसी के बाप का। खेल के साथ राजनीतिक विचारधारा को नत्थी करने के पीछे जिस शख्स का दिमाग काम कर रहा था उसका नाम था मोहन भागवत। मोहन भागवत उस समय अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख हुआ करते थे। वो 1999 तक इस पद पर रहे। 2000 में एचवी शेषाद्री के हटने के बाद उन्हें सर कार्यवाह बनाया गया। वहीं 2009 में जब मोहन भागवत ने सर संघचालक का पद संभाला तो आम चुनाव में महज 2 महीने ही बाकी थे। इस चुनाव में बीजेपी की हार हुई और आडवाणी पीएम इन वेटिंग बनकर रह गए। इसके बाद संघ ने पार्टी पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत करनी शुरू की। चुनाव में हार के बाद अगस्त में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान हुआ। अध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाया गया जो राष्ट्रीय राजनीति में उस समय तक बहुत प्रासंगिकता नहीं रखता था। नितिन गडकरी नागपुर के रहने वाले थे। ब्राह्मण परिवार से आने वाले नितिन गडकरी का बचपन भी संघ की शाखा में ही बीता था। इससे पहले वो महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे। दौड़ में दूसरा नाम मनोहर पर्रिकर का था। पर्रिकर भी की तरह संघ की शाखा से निकले स्वयंसेवक थे। अध्यक्ष पद के चुनाव ने साफ कर दिया था कि संघ ने एक बार फिर से बीजेपी की कमान अपने हाथ में ले ली थी। 2013 में अगस्त के पहले हफ्ते में कोलकाता में आरएसएस ने सेमिनार रखा। सेमिनार का विषय था इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। इस सेमिनार में देश भर से 220 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार के बाद मोहन भागवत ने पत्रकारों से औपचारिक बातचीत के दौरान कहा, मोदी अकेले ऐसे राजनेता हैं जो संघ की विचारधारा के साथ अब तक हुए हैं। 13 सितंबर 2013 मोहन भागवत से पत्रकारों की बातचीत के करीब 1 महीने बाद नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। नरेंद्र मोदी के लिए संघ का समर्थन हासिल करना आसान नहीं था। गुजरात दिनानिमित्त पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ संचालित पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, शेठ जोगीलाल पोद्दार इंग्लिश मीडियम हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज आणि विद्याश्रम मराठी शाळा तसेच BNN कॉलेज भिवंडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हार्दिक शुभेच्छा देत आहोत। पूजनीय सरसंघचालक आदरणीय श्रीमान डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। अगदी थोड्याच वेळात ते या ठिकाणी आगमन करतील। त्यांच्या शुभ हस्ते ध्वजवंदन होईल। त्यावेळीची सगळी सूत्रे NCC कॅडेट्सकडे असतील। ध्वज फडकवल्यानंतर लगेचच राष्ट्रगीत गायलं जाईल। त्यानंतर सलामीचे हात खाली येतील आणि राज्यगीत सुरू होईल। राज्यगीत झाल्यानंतर मान्यवर मंचावर येतील। मान्यवर मंचावर आल्यानंतर NCC कॅडेट्स
त्यांना मार्चद्वारे मानवंदना देतील. मानवंदना झाल्यानंतरच सगळे खाली बसतील. त्यानंतर आपल्या समोरच्या मंचावर प्रात्यक्षिके होतील, काही पारंपरिक नृत्य होतील. सगळ्यांनाच ती दिसतील असं नाही, परंतु स्क्रीनवर दाखवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. प्रात्यक्षिके झाल्यानंतर मान्यवरांचं स्वागत प्रास्ताविक आणि पूजनीय सरसंघचालक यांचं मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांकरिता खास होणार आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू झालं आणि लोकशाही राज्य म्हणून आपल्याला काही अधिकार प्राप्त झाले. त्याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला आपल्या कर्तव्यांची देखील जाणीव या संविधानाच्या माध्यमातून करून दिलेली आहे. आणि आज आपण निश्चितच या सगळ्यांची आठवण ठेवून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं स्मरण करून पूजनीय सरसंघचालक यांचं मार्गदर्शन ऐकणार आहोत. त्यांच्या मार्गदर्शनानंतर आभार प्रदर्शन व वंदे मातरम होईल. त्यानंतर मान्यवरांचं या ठिकाणाहून प्रस्थान होईल. प्रस्थान होईपर्यंत आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की कोणीही आपलं आसन सोडू नये, कारण इथे जवळपास 3,500 ते 4,000 संख्या उपस्थित आहे आणि त्यामुळे बाहेर ट्रॅफिक जाम होऊ शकते आणि त्यांच्या सुरक्षेमध्ये आणि प्रवासामध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यांचे पुढील नियोजित कार्यक्रम असल्यामुळे आपणा सर्वांना विद्यालयाच्या वतीने मनपूर्वक विनंती आहे की त्यांची गाडी गेल्यानंतरच आपण आपलं आसन सोडायचं आहे, विद्यार्थ्यांनी आपली जागा सोडायची आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की श्रीमान डॉक्टर मोहनजी भागवत साहेब यांचे विचार यांची दखल संपूर्ण देश नव्हे तर जगभरात घेतली जाते आणि आज उपस्थित इथे सर्व जनसमुदाय आणि विद्यार्थी खरंच नशिबवान आहेत की त्यांना प्रत्यक्ष समोर बसून त्यांचे विचार आज ऐकायला मिळणार आहेत. परेड एक साथ खड़े होंगे, खड़प. परेड विश्राम. परेड सावधान. परेड विश्राम. हेलो. परेड सावधान. आज के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक श्रीमान डॉक्टर मोहन मधुकरराव भागवत, इनका हम तालियों के गूंज से हार्दिक स्वागत करते हैं. तालियां बजती रहनी चाहिए. धन्यवाद. ध्वजवंदनाची सूत्रे NCC कॅप्टन सांभाळतील.
उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निधळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचेही रक्त लागले तो महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा धन्यवाद. मी मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर आगमन करावं. धन्यवाद. पुनश्च एकदा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आज स्वतंत्र भारताच्या 76व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्ताने ध्वजवंदनासाठी उपस्थित एक लाडकं व्यक्तिमत्व, पूजनीय सरसंघचालक आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत साहेब यांचं मी या विद्यानगरी प्रांगणाच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमये त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम. वेळेचा अभाव आपण लक्षात घेता प्रात्यक्षिके आणि प्रार्थना
दोन्ही एकाच वेळी करणार आहोत. मी प्रथम विनंती करतो पोद्दार हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना की त्यांनी योग पिरॅमिड्स अतिथींसमोर सादर करावेत. आपण सर्वांनी ही 4 प्रात्यक्षिके आपल्यासमोर सादर होतील, त्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. काहींना बसल्या जागेवरून ती दिसणार नाहीत, परंतु आपण स्क्रीनच्या आधारे ते लाईव्ह बघू शकता. आज आम्हा सर्वांना आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांच्या संयमी स्वभावाचं देखील प्रदर्शन झालं. प्रात्यक्षिके चालू असताना काही प्रार्थना होती. आपण प्रार्थनांचे शब्द देखील लक्षात घेऊन विश्वमंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी. विश्वमंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी. आराधक हैं विश्व शांति के अक्षय टेक हमारी. हम हैं मौन पुजारी. विश्वमंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी. विविध पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली. विविध पंथ मत दर्शन शैली भाषा रीत विधान प्रणाली. एक सच्चिदानंद रूप की भव्य सृष्टि यह सारी. हम हैं मौन पुजारी. विश्वमंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी. अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर. अर्थ काम के पीछे सब नर भाग रहे हैं अंधे होकर. धर्म भाव से दूर करेंगे विकृति स्वेच्छाचारी. हम हैं मौन पुजारी. विश्वमंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी. बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूजता. बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूजता. संघ शक्ति युग सत्य आज है मानवता हितकारी. खूप सुंदर. यानंतर पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयातील स्काउट गाईड सादर करील मनोरे. यासोबत आपण प्रार्थना ऐकणार आहोत. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले. स्वार्थ साधना की आंधी में
आपला भारत देश विविधतांनी विनटलेला आहे, नटलेला आहे. आदरणीय मोहनजी भागवत साहेब नेहमी म्हणतात की ही विविधता हाच आपल्या एकतेचा शृंगार आहे. हे मनोरे आपल्याला संदेश देतात आयुष्यामध्ये बॅलन्स राहिलं पाहिजे. काश्मीर ते कन्याकुमारी, अनेक राज्य, अनेक भाषा, अनेक वेशभूषा, यापैकीच संपूर्ण देशभर पसरलेले राजस्थानी, त्यांची संस्कृती आणि त्यांची परंपरा ही सगळ्यांनाच मोहून टाकते. आणि म्हणून आज आपण आपल्या समोर सादर करत आहोत एक राजस्थानी पारंपरिक नृत्य. पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनी आपल्यासमोर सादर करतील. रंगीला भारो ढोलना ढोलना वे रंगीला भारो ढोलना ढोलना वे
अप्रतिम, डोळ्याचं पारणं पिटावं असं आपली पापणी देखील लवली नसेल. खूप सुंदर. यानंतर पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय या शाळेतील विद्यार्थी सादर करतील शौर्यगीत. चित्रपटाचं नाव आहे तानाजी. महाराष्ट्रातल्या शूरांची कहाणी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्य निर्माण करताना त्यांना मिळालेली मावळ्यांची खंबीर साथ, मावळ्यांनी दिलेलं बलिदान, या सगळ्यांची आठवण करून देणारं हे गीत आपल्यासमोर सादर होत आहे. सुभेदार तानाजी मालुसरे अशा वीरांच्या जेव्हा आहुती पडतात त्याच वेळेस स्वराज्य सारखी राष्ट्र निर्माण होतात. सादर होत आहे गीत तानाजी. बाबा बाबा, मेरी असली बाजू तो तू है तानाजी. लोग वसीयत में बहुत सारी चीजें छोड़ के जाते हैं. मैं तेरे लिए कर्ज छोड़ के जा रहा हूं, इस बेटे की आजादी. तानिया, जब तक कोंढाणा पर फिर से भगवा नहीं लहराता हम जूते नहीं पहनेंगे. कोंढाणा जीतना इतना आसान नहीं है. एक ही शिलेदार है जो ये कामगिरी फतेह कर सकता है. हर हर महादेव. मुक्काम उमरठ. नाव सुबेदार तानाजी मालुसरे. सरर होलिका जले शत्रु, राह में मिले हमने. जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी. माया भवानी, माया भवानी. जिसके घर में बेटी की शादी के न्योते लिखे जा रहे हैं, हम उसे मौत की होली खेलने का निमंत्रण नहीं दे सकते. आपके एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया, दूसरे को जूते पहनाने का मौका तो दे. यशस्वी भव. जीत की तुम बना जीतना गुमान कर रहा.
जाओ भगवा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंडाना की, फिर मेरे रायबा की। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। समर्थ मराठा तानाजी गडाला पण सिंह गेला. सिंह परी झुंज त्यान दिली, वार किती झाले छातीवरी. कसं आपोआप मुखातून येतं सांगावं लागत नाही. खूप आजच्या समारंभाचे केंद्रबिंदू पूजनीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचा अल्प परिचय करून देण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे. परमपूज्य डॉक्टर मोहन मधुकरराव भागवत समजणे एका साधकाचे लक्षण आहे. ते एक व्यक्ती नसून एक संघटन आहे, तेही विश्वव्यापी. मोहन या नामाचा एक अर्थच मुळी मंत्रमुग्ध करणारा असाही आहे. मोहनजींचे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात RSS यांचे नाते 3 पिढ्यांचे आहे. मोहनजी मूळचे चंद्रपूरचे. अकोल्यातील डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातून संपादनानंतर पूर्णवेळ संघ प्रचारक म्हणून प्रारंभ, पुढे अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख हे दायित्व, त्यानंतर अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख आणि नंतरची सलग 9 वर्षे माननीय सरकार्यवाह म्हणून लक्षवेधी कार्य. इसवी सन 2009 पासून ते आज तागायत RSSचे सरसंघचालक म्हणून राष्ट्रभक्ती मनामनात जागवण्यासाठी जीवन समर्पण सुरू आहे. मोहनजी हे 6वे सरसंघचालक आहेत. सर्वात कमी वयात सरसंघचालक होण्याचा मान त्यांना मिळालेला आहे. 2017मध्ये नागपुरातील राज्य संचालित प्राणी मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने मोहन भागवत यांना मानद डॉक्टर ऑफ सायन्स पदवी प्रदान केली. सध्याची पिढी वडिलांना अरे पप्पा आणि मम्मीला मम्मी अशी म्हणणारी, या पिढीच्या पालकांना जर राष्ट्राची भावी पिढी सुसंस्कृत असावी असे वाटत असेल तर त्यांनी मोहनजींच्या विचारांचा अभ्यास व जीवनाचा आदर्श अंगीकारावा. म्हणजे भावी पिढीची चुकलेली दिशा योग्य मार्गाला लागेल. योग्य दिशा गवसण्यासाठी दीपस्तंभ लाभावा लागतो आणि आपल्या जीवन प्रवासातील दीपस्तंभ असणारा तेजस्वी दीप म्हणजे पूजनीय डॉक्टर मोहनजी भागवत. भारतीय जीवनशैली हाच पृथ्वीला विनाशापासून वाचवण्याचा एकमेव मार्ग आहे, हा विचार जगभर बिंबवण्यासाठी त्यांची सातत्याने भ्रमंती सुरू आहे. स्तर कुठलाही असतो, राज्य, राष्ट्र, जागतिक,
आणि क्षेत्र कुठलेही असो, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, डॉक्टर मोहनजी आपले विचार प्रकट करीत असताना सारे विश्व तिकडे लक्ष ठेवून असते. मग त्यावर सर्वत्र चर्चा, विचार विनिमय सुरू होतात, संदर्भ तपासले जातात, इतिहास अभ्यासला जातो आणि मोहनजींच्या विचारांशी अखेर सहमत असल्याचा निष्कर्ष निघतो. महाराष्ट्रात पुंडलिका वरदा असं म्हटलं की हर विठ्ठल शब्द येतो. छत्रपती शिवाजी महाराज की असं म्हटलं की आपोआप समोरचा जय म्हणतो. आणि चैतन्य फुलले. तद्वतच मोहनजींच्या केवळ अस्तित्वाने आज या परिसरात चैतन्य फुलले आहे आणि आपल्या विचारांना प्रवाहाची दिशा बदलण्याचे सामर्थ्य देखील मिळणार आहे. मला विश्वास आहे की पूजनीय मोहनजी भागवत यांच्या मार्गदर्शनानंतर आमच्या विद्यालयातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या मनात आज चैतन्य फुलणार आहे आणि नवं सामर्थ्य घेऊन ते पुढील वाटचाल करणार आहेत. त्यासाठीच आज त्यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. आज अनेक युवक येथे उपस्थित आहेत. युवकांकडे जोश तर असतो, परंतु जोश के साथ होश लेकर चलने वाला युवक ही आगे बढ़ता है, हा संदेश नेहमीच मोहनजी युवकांना देत आले आहे. आजही त्याची अनुभूती आपणास येईल. समोर बसलेले विद्यार्थी खरोखर भाग्यवान आहेत, कारण डॉक्टर मोहनजी यांना प्रत्यक्ष पाहण्याचा, समोर बसून ऐकण्याचा आणि आयुष्यभर जपून ठेवावा असा अनमोल ठेवा आज त्यांना प्राप्त होणार आहे. अनुशासन व संयम हे मोहनजींनी दिलेले यशाचे सूत्र आहे, लक्षात ठेवायचं. आपल्या देशात विविधता आहे, ही विविधता घेऊन एक होऊन जगणारे हे राष्ट्र आहे. हीच विविधता आपल्या एकतेचा शृंगार आहे. आपल्या विविधतेबद्दल पूजनीय मोहनजींचे हे विचार ऐकून वसुधैव कुटुंबकम या आपल्या संस्कृतीची ते सदैव आपल्याला आठवण व जाणीव करून देतात. किती जगावं हे जरी आपल्या हाती नसलं तरी कसं जगावं हे नक्कीच आपल्या हाती आहे. हा जगण्याचा आदर्श मोहनजींच्या जीवनात घडलेला आहे. RSSचे हे शताब्दी वर्ष आहे. आगामी विजयादशमीला संघ 100 वर्षे पूर्ण करीत आहे. या शताब्दी वर्षामध्ये पूजनीय सरसंघचालक आज आपल्या समवेत आहेत आणि हा सुवर्ण क्षण आपल्या सगळ्यांच्या 100रीपर्यंत नक्कीच स्मरणात राहील. आपल्या 100रीपर्यंत असे मी याकरिता म्हणालो की मोहनजींचे जीवनसूत्र आपण समजून घेतले तर आपण सारे त्यांच्या जीवेत शरदा शतम या आशीर्वादाने नक्कीच शतायुषी होऊ. संघटन कार्यास पूर्णतः अनुकूल असा अमृततुल्य स्वभाव, अखंड कार्यमग्नता, असामान्य धारणाशक्ती, अलौकिक बुद्धिमत्ता, अचल निष्ठा, कणखर बाणा, घाव सोसण्याचे प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक सामर्थ्य, आत्मविश्वासाने परिपूर्ण अंतःकरण, अहंकारापासून पूर्णपणे अलिप्त असे पवित्र हृदय, देशासाठी समर्पित जीवन, निरंतर कार्याची तळमळ, संयमी वाणी, आत्मीयतेने संघ कार्य करणारे, गाढे अभ्यासक, प्रभावी वक्ता, अशा अनेक विविध गुणांनी साऱ्या देशाला सुपरिचित एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व डॉक्टर मोहनजी भागवत. त्यांच्या जीवनाचे एकच ध्येय, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भत्वा शिषा तेश भृशम. मी भारत मातेच्या चरणी प्रार्थना करतो. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये शुभदे माते जन्मभूमी नमोस्तुते. भारत मातेच्या या सुपुत्राला उदंड आयुष्य लाभू दे. आपले पदस्पर्श या भूमीला झाले याबद्दल खूप धन्यता वाटत आहे. पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ भिवंडी या संस्थेच्या वतीने आम्ही आपले सहर्ष स्वागत करीत आहोत. संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर विजय पांडुरंग जाधव यांना विनंती करतो की आमच्या मायेची ऊब त्यांच्या सोबत असावी, यासाठी त्यांना शाल अर्पण करून सन्मानित करावे. आज काश्मीर देखील आपलं आहेच, तिथे आपण बिनधास्त फिरतो आणि म्हणून हा काश्मीरचा पश्मिना पूजनीय सरसंघचालक यांना अर्पण करीत आहोत. महाराष्ट्र धर्मात वारकरी संप्रदायाची पताका आणि डोईवर टोपी ही परंपरा आहे. पताका तर आपण जगभर पोचवत आहातच, आपल्या या कष्टासाठी डोई छाया असावी यासाठी टोपी देखील आदरपूर्वक प्रदान केली आहे. कल्पतरू म्हणजे आपल्या मनोकामना पूर्ण करणारा वृक्ष, त्या वृक्षाचे फळ देखील आपण शुभ कार्यावेळी देतो. पुष्पाप्रमाणे सदैव चिर तरुण व प्रसन्न आपण आहातच, असेच सदैव राहावेत. त्याचबरोबर आपल्या कार्याचा सुगंधही दरवळत राहावा यासाठी हा पुष्पगुच्छ देखील देऊन आपण आपली आध्यात्मिक प्रवृत्तीचे मनामनात जतन व संवर्धन करण्यासाठी
आपण दिलेल्या अद्वितीय योगदानाबद्दल श्रीराम मंदिर निर्माण होऊ शकले. सुमारे 500 वर्षांची प्रतीक्षा फळास आणल्याबद्दल कृतज्ञता म्हणून रामलल्लाच्या मूर्तीची प्रतिकृती आपणास आदरपूर्वक देत आहोत. आजच्या आपल्या सोबतच्या या सुवर्ण आठवणी आमच्या सोबत सदैव राहतील, परंतु आमची ही आठवण आपणास राहावी म्हणून संस्थेच्या मानचिन्हाची ही प्रतिकृती व पद्मश्री अण्णासाहेबांचे आत्मचरित्र संकल्पसिद्धी श्रद्धापूर्वक देत आहोत. भेट म्हणून स्वीकार व्हावा ही विनंती. अण्णांचा हा ग्रंथ म्हणजे आत्मचरित्र आम्हास नेहमी कष्टातून यशाकडे जाण्याचा मार्ग दाखवत असतो. पूजनीय मोहनजी भागवत यांचे मनपूर्वक आभार. पुनश्च सर्वांचं मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. या ठिकाणी आलेले आदरणीय सर्व स्वयंसेवक, निमंत्रित सर्व मान्यवर, आमचे प्रिय पालकवर्ग आणि तिन्ही शाळांमधील विद्यार्थी या सगळ्यांचं, त्याचबरोबर शिक्षक आणि शिक्षकेतर, व्यवस्थापन समितीचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य या सगळ्यांचं देखील मी मनापासून शब्दसुमनांनी हार्दिक स्वागत करतो. भवतां सहर्षम स्वागतम व्याहरामः. आपणा सर्वांचे आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत. प्रत्येकाला सहज शिक्षण मिळावे या हेतूने संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंत हे ब्रीद घेऊन पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना समवेत घेऊन मंगळवार दिनांक 8 जून 1948 रोजी ठाणे जिल्हा हरिजन उन्नती मंडळ म्हणजेच आत्ताच्या आपल्या पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ या संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था आपला अमृत महोत्सव साजरा करून शताब्दी वर्षाकडे वाटचाल करीत आहे. पद्मश्री अण्णासाहेबांनी दिलेला वारसा माननीय संस्थाध्यक्ष श्री विजय पांडुरंग जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यमान व्यवस्थापन मंडळ समर्थपणे चालवित आहे. आजच्या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून संस्थेचा संक्षिप्त अहवाल परमपूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत यांच्यासमोर संस्था कार्याध्यक्ष माननीय श्रीमान बाळकृष्ण दशरथ तथा बीडी काळे सर प्रास्ताविकाच्या माध्यमातून सादर करतील. मी त्यांना येथे येण्याची विनंती करतो. आमचं दैवत पद्मश्री अण्णा, मातोश्री उषाताई, माता सरस्वती यांना वंदन. आज प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून आपल्या शाळेतील राष्ट्रीय ध्वज ज्या महान व्यक्तीच्या हस्ते फडकवण्यात आला आहे असे परमपूज्य डॉक्टर मोहनजी भागवत, संस्था अध्यक्ष मान्य श्री विजय जाधव व उपस्थित सर्व राष्ट्रप्रेमी तसेच संस्थेचे सर्व विश्वस्त पदाधिकारी, उपस्थित संघ परिवार, पत्रकार, पालकवर्ग, संस्थेचे व शाळेचे सर्व कर्मयोगी आणि विद्यार्थी मित्र हो, सर्वांना 76व्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व संस्थेची माहिती देण्यासाठी मी आपल्यासमोर उभा आहे. संपूर्ण भारत देशात आज प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. आपले सौभाग्य आज आपल्या शाळेतील राष्ट्रीय ध्वजारोहणासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंचालक परमपूज्य मोहनजी भागवत उपस्थित आहेत. नुकतेच त्यांच्या हस्ते ध्वजवंदन झालेले आहे. पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ या आमच्या संस्थेतर्फे मी त्यांचे स्वागत करतो. डॉक्टर मोहनजी भागवत
हे आज आपल्या विद्यालयाच्या प्रांगणात येऊन आम्हा सर्वांचे कौतुक केले, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. हा क्षण आपल्या संस्थेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंदविला जाणार आहे. अण्णांच्या या पवित्र विद्यानगरीमध्ये त्यांच्या हयातीत अनेक महान व्यक्तींनी संस्थेला भेटी दिलेल्या आहेत. त्यात भूतपूर्व 3 राष्ट्रपती, सर्वश्री सन्माननीय श्री झाकीर हुसैन, सर्वश्री सन्माननीय श्री नीलम संजीव रेड्डी, सर्वश्री सन्माननीय फकरुद्दीन अली अहमद, उपराष्ट्रपती सर्वश्री सन्माननीय BD जत्ती, पंतप्रधान भारतरत्न इंदिरा गांधी, माननीय श्री मोरारजी देसाई, माननीय श्री बाबू जगजीवनराम, संरक्षण मंत्री माननीय श्री यशवंतराव चव्हाण, तसेच अनेक केंद्रीय मंत्री, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे जवळपास सर्वच मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांनी या संस्थेला भेटी देऊन अण्णांच्या सामाजिक शैक्षणिक कार्याचे कौतुक केले आहे. अण्णांनी 1948 साली स्थापन झालेल्या या सामाजिक व शैक्षणिक कामाचे जे रोपटे लावले त्याचा आज वटवृक्ष झालेला आहे. अण्णांच्या या सामाजिक शैक्षणिक कामाची दखल घेऊन 1971 भारत सरकारने अण्णांना पद्मश्री प्रदान केली. तसेच 1978 त्यावेळचे राष्ट्रपती यांनी अण्णांना राज्यसभेवर खासदार म्हणून त्यांची निवड केली. अण्णांच्या या संस्थेत आज जे कार्य चालते त्यात वरिष्ठ महाविद्यालये 2 आहेत. एक BNN महाविद्यालय भिवंडी, अंबिकाबाई धर्माजी जाधव महिला महाविद्यालय वज्रेश्वरी, एक MBA कॉलेज आहे, मातोश्री उषाताई जाधव इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड स्टडीज रिसर्च सेंटर भिवंडी, एक विधी महाविद्यालय आहे, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय भिवंडी, एक व्यावसायिक कनिष्ठ महाविद्यालय MCVC आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय 9 आहेत, माध्यमिक विद्यालय 19 आहेत, रात्र विद्यालय 2 आहेत, माध्यमिक विद्यालय इंग्रजी माध्यमाचं 1 आहे, प्राथमिक शाळा 1, पूर्व प्राथमिक शाळा मराठी माध्यमाची 1 आहे, प्राथमिक शाळा इंग्रजी माध्यम 1, पूर्व प्राथमिक इंग्रजी माध्यमाची शाळा 1 आहे, प्राथमिक आश्रमशाळा 5 आहेत, माध्यमिक आश्रमशाळा 4 आहेत, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा 1 आहे, मुलांची वसतिगृह 12 आहेत, मुलींची वसतिगृह 2 आहेत, संगणक केंद्र कौशल्य विकास केंद्र 10 आहेत, पोस्ट ग्रॅज्युएशन विषयातील 9 कोर्सेस आहेत आणि रिसर्च सेंटरमधून 4 विषयामध्ये PhD करता येते अशी व्यवस्था आहे. वरील सर्व शैक्षणिक शाखांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जवळजवळ 27,000 आहे व त्यासाठी जवळजवळ 1,000 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मयोगी काम करत आहेत. अण्णांचे हे कार्य अद्याप पूर्ण झालेले नाही, म्हणून संस्थेचे पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विश्वविद्यापीठ स्थापन करून त्यामार्फत भिवंडी परिसरात चालू असलेले उद्योगधंदे, व्यापार व संपूर्ण भारतातील सर्वात मोठे लॉजिस्टिक हब या ठिकाणी चालते. गोडाऊन्स व कापड उद्योग यांना लागणारे कौशल्य संपादन केलेले मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, त्याबद्दल विविध रोजगार संधी या विभागातील विद्यार्थ्यांना मिळावी, तसे स्वयं उद्योगधंदेही करण्याची प्रेरणा आणि कौशल्य मिळावे. त्याचबरोबर भिवंडीपासून जवळजवळ 40 ते 50 किलोमीटर अंतरावर मुंबई आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. या नगरीत मोठमोठ्या प्रमाणात फिल्म इंडस्ट्रीज, नाट्य इंडस्ट्रीज, सिने इंडस्ट्रीज तसेच मोठी शेअर बाजारही आहेत. पर्यटन विभाग यात लाखो कौशल्य संपादन केलेल्या मनुष्यबळाची गरज आहे. त्यासाठी या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना प्लॅटफॉर्म मिळवून देऊन या विद्यापीठातून विविध कोर्सेस, डिग्री कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस मिळावेत असा मानस या संस्थेने केला आहे. म्हणून मी मोहनजी भागवत यांना अण्णांच्या नावाने विश्वविद्यापीठ निर्माण करण्याची जी या संस्थेनं मनोकामना केलेली आहे त्यासाठी त्यांचं सहकार्य मिळावं, मार्गदर्शन मिळावं, आशीर्वाद मिळावे अशी मी नम्र विनंती त्यांना करतो. पुन्हा एकदा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊन संस्थेचा नवा संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी सर्वांनी भरभरून शुभेच्छा द्याव्यात ही विनंती करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय काळेसरांचे मनपूर्वक आभार.
या ठिकाणी पत्रकार बंधू उपस्थित आहेत, त्यांचे मी या विद्यानगरीच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. आज आपण सर्व इथे बसून पाहतो, परंतु यांच्यामुळे लोकांना घराघरात देखील हा कार्यक्रम पोहोचणार आहे. मित्रहो, मुद्दा हिंदू राष्ट्राचा असो किंवा इतर धर्मांबद्दलच्या मतांचा, लोकसंख्येचा असो की पंथांच्या विविधतांचा, आरक्षण प्रणालीचा असो की पाश्चिमात्य शक्तींचा, सीमारक्षणाचा असो की धर्मांतरवादाचा, कुटुंब व्यवस्थेचा असो की दहशतवादी हल्ल्याचा, पूजनीय मोहनजींनी प्रत्येक मुद्दा त्यांच्या गाढ्या अभ्यासातून, प्रखर चिंतनातून व प्रदीर्घ अनुभवातून लोकांसमोर मांडला. तो काळाच्या ओघात सगळ्यांना पटला. आजवर हे सर्व विविध माध्यमांच्या आधारे आपल्याला ज्ञात होत गेलेच, परंतु आत्ता या सगळ्याची प्रत्यक्ष अनुभूती आपल्या सगळ्यांना मिळणार आहे. चला तर सज्ज होऊया. मधुर परंतु तितकीच परखड वाणी ऐकण्यासाठी मी नम्रतापूर्वक विनंती करतो पूजनीय सरसंघचालक श्रीमान डॉक्टर मोहनजी भागवत यांना. मुझे हिंदी में बात करने की सूचना है. मंच पर उपस्थित भारतीय समाजोन्नति मंडल के सभी माननीय आदरणीय पदाधिकारीगण, एक बहुत ही सुंदर प्रात्यक्षिक, जो प्रात्यक्षिक के नाते भी और संदेश के नाते भी बहुत उत्कृष्ट रहा, ऐसा सादर करने वाले सभी छात्र छात्रा बंधु भगिनी, उनके आचार्यगण आचार्यागण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, अपने 76वें गणराज्य दिन के इस मुहूर्त पर आज का कार्यक्रम देखकर मुझे बार बार एक कहानी याद आ रही. एक राजा अपने सेना सहित जंगल में रास्ता भटक गया. बहुत खोजने पर उसको एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली. उसमें एक महात्मा जी बैठे थे. तो महात्मा जी को उसने पूछा कि हम इतने सारे लोग हैं, थके हैं, कहीं रहने, भोजन, विश्राम वगैरह की व्यवस्था हो सकती है क्या? आपके पास तो नहीं है, हम देख रहे टूटी फूटी आपकी झोपड़ी है, परंतु आसपास कहीं ऐसा स्थान है तो बताइए. तो महात्मा जी ने कहा है जरूर, और थोड़ा आगे जाओ, इस जंगल में ही एक बड़ा मैदान है, वहां पर एक भवन है, वहां तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी. तो उन्होंने बताई हुई दिशा में राजा बढ़ा. थोड़ी ही दूर पर वो भवन था और जैसे लोग राह ही देख रहे थे कि राजा सेना सहित आएगा, लोग वहां तैयार खड़े थे. उन्होंने राजा और उसकी सेना का स्वागत किया, उनके स्नान ध्यान की, बाद में भोजन की, बाद में अच्छे विश्राम की व्यवस्था की. रात भर विश्राम करके दूसरे दिन जब सेना निकल पड़ी राजा के साथ, तो नाश्ता पानी करा के उनको अच्छी तरह से विदाई दी. राजा ने पूछा वहां जो प्रमुख था उसको, ये किसका भवन है? तो जिन्होंने आपको बताया यहाँ आने के लिए उन्हीं का है. आश्चर्यचकित हो गए. उनका वापसी का रास्ता उसी झोपड़ी के सामने से जा रहा था. वहां महात्मा जी बैठे थे. तो राजा ने उनको कहा, इतना बड़ा आपके पास भवन है, सारी बातें हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि अगर उस भवन में मैं रहने को जाऊं तो फिर इतने सारे लोगों की व्यवस्था वहां होना बंद हो जाएगा. वो मेरा बनाया है, लेकिन जब तक मैं उससे दूर हूं तब तक वो अपनी सेवा करते रहेगा. मुझे फल नहीं चखने हैं, फल दूसरों को देने. आज हम अपने देश में, अपना देश आगे बढ़ रहा है,
प्रगति कर रहा है, दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसकी अर्थव्यवस्था की शक्ति बढ़ रही है, सामरिक शक्ति में वृद्धि हो रही है। ये किनके भरोसे हमको आज प्राप्त हो रहा है? हम ये जो आदर सत्कार पा रहे हैं, उदाहरणार्थ 27,000 छात्र सब प्रकार के वर्गों के यहाँ पर उत्तम शिक्षा पा रहे हैं। क्यों हो रहा है? तो स्वर्गीय अन्ना साहब जाधव जैसे अपने जो पूर्वज थे, उन्होंने ये सब खड़ा करके इससे दूर रहकर त्याग पूर्वक जीवन का निर्वाह किया, परिश्रम किया, अपने लिए नहीं। हमारे देश को और बहुत आगे जाना है और आज विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत से हमको आगे का रास्ता मिले। ऐसा भारत बनाने का दायित्व स्वाभाविक हम सबका है। तो इसलिए हमको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज हम यहाँ पर आनंद से इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, अच्छी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रात्यक्षिक कर रहे हैं। ये सुखपूर्वक हम कर सकते हैं, इसका कारण पहले कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को समर्पण करके इस दृश्य को खड़ा किया। तो आनंद के साथ अपना दायित्व याद करने का भी यही दिवस है, क्योंकि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, गणराज्य दिवस है। इस देश का दायित्व इसके जनगणों पर है, इसकी प्रजा पर है। किसी को ठेका देके ये काम नहीं होगा, क्योंकि दायित्व हमारा सबका है। और उस दायित्व के लिए हमारा व्यवहार कैसा चाहिए, इसका स्मरण कराने वाला हमारी सार्वभौम संप्रभु सत्ता का, स्वतंत्र भारत की सत्ता का प्रतीक हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा हम फहराते हैं। बड़ी सोच समझकर इस ध्वज की योजना हुई है। इसके लिए कमिटी बैठी थी, उन्होंने विचार पूर्वक ये तय किया है। 3 रंग का ध्वज है और बीच में धम्मचक्र है। सबसे ऊपर त्याग का रंग है, कर्म का रंग है, भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी का प्रतीक केसरिया, क्योंकि यही 3 बातें आगे सारी बातों का कारण बनती है। उद्यम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है और ज्ञान पूर्वक करना पड़ता है। बिना सोचे समझे किया हुआ काम ये फल नहीं देता, उल्टा संकट लाता है। बिना ज्ञान के कर्म विक्षिप्त कर्म, यानी पागल का कर्म हो जाता है। भात बना के खाना है तो बिना सोचे समझे इतना सोच लिया केवल कि आग है, पानी है और चावल है तो भात बनेगा। तो एक मुट्ठी भर भात खा लिया, ग्लास भर पानी पी के धूप में खड़े रहे तो पेट में भात नहीं बनता। उसकी एक पद्धति है, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सोच समझ के ज्ञान पूर्वक किए जाने वाला कर्म और जिसमें भक्ति हो, समर्पण हो। बड़ी धूप में हम होटल में जाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है, भोजन आया लेकिन प्यास लगी है, पानी पी के बाहर जाना। अभी भी अपने देश में होटलों में केवल पानी पीने का पैसा नहीं लेती, अच्छी बात है, परंतु हम जाकर अगर केवल पानी पी के निकले तो वेटर हमको इसी तुच्छता की नजर से देखता है और बाहर जाते समय गल्ले वाले को बोलता है, खाया पिया कुछ नहीं, खाली पानी पी के जा रहा है, जाने दो। यानी अपमान भी होता है। केवल पानी मांगता है तो चारों अपनी उंगलियां बुढ़ा के वो ग्लास लाके ऐसा पटक देता है। पानी तो मिलता है, पानी चाहिए, पानी मिल गया, लेकिन ये सारा उसके पास।
घर में जाएंगे और हम पानी मांगेंगे तो क्या होगा? एक गिलास भर पानी ऐसा कहा तो लोटा भर पानी आएगा। और खाली पेट पानी पीना नहीं चाहिए, इसलिए गुड़ की डली भी मिलती है। होटल और घर में फर्क क्या है? घर में आत्मीयता है, प्रेम है, भक्ति है। भक्ति पूर्वक, ज्ञान पूर्वक जो कर्म होता है वो अच्छे फल देता है। ऐसा कर्मयोग और उस भक्ति के कारण सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा देने वाला रंग पहला रंग है। ऐसा अगर जीवन जीते हैं तो अपना जीवन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। अपने करले में प्रत्यक्ष भगवंत अवतरित होता है। हृदयस्थ झाला नारायण प्रेरणा के लिए ये वाक्य हमने सुना है, लेकिन निस्वार्थ बुद्धि से त्याग पूर्वक सोच समझकर परहित का कर्म करने वालों का जीवन ऐसा बनता है कि बाकी भी लोग देखते हैं, उसको भी प्रतीक दिया। उस शुचिता का रंग सफेद रंग बीच में, और ऐसा करने का फल मिलता है समृद्धि। समृद्धि का रंग हरा है। हिरण्यवर्णाम हरिणी वर्ण रजतस्रा श्री सूक्त कहते हैं, उसमें वर्णन है, उसमें लक्ष्मी के रंगों में हरा रंग सब। अपने देश की और दुनिया की सर्व प्रकार की समृद्धि की साधना करने के लिए शुद्ध शील बनकर, शुद्ध चरित्र बनकर भक्ति ज्ञान पूर्वक हमको कर्म करना पड़ेगा। ये संदेश है ध्वजारोहण का। और उसके केंद्र में है धर्मचक्र, धर्म। धर्म का एक अंग पूजा भी होता है, खान पान रीति रिवाज के नियम वगैरह वो भी होता है, लेकिन वही धर्म नहीं। वो तो आचरण है धर्म का, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए और बदलता। परंतु शाश्वत बात जिसको धर्म का शाश्वत धर्म कहते हैं अपने, वो क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संसद में संविधान हमको देते समय तो 2 भाषण किए हैं। उसमें एक वाक्य में उन्होंने व्याख्या की है, बंधु भाव यही धर्म है। समाज चलता कैसे है? आपसी सद्भावना के आधार पर चलता। प्रकृति विविधता देती है। भारत के बाहर हम देखते हैं विविधता को लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन भारत का मूल स्वभाव, भारत धर्मप्राण होने के कारण वो धर्म कहता है कि विविधता प्रकृति की देन है, इसलिए जीवन का श्रृंगार है। अपनी अपनी विशिष्टता को लेकर चलो, लेकिन आपस में ठीक रहो। आत्मीयता से, बंधुभाव से, सद्भावना से आपस का व्यवहार रखो, क्योंकि जीना है तो सबको जीना पड़ेगा, ये नियम है। हम अकेले जी नहीं सकते। आप बहुत आनंद में हो और घर में दुख है तो आप आनंद नहीं ले सकते। आप अकेले व्यक्ति नहीं हो, आप परिवार के अंदर। परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन गांव गड़बड़ है तो परिवार सुखी नहीं रह सकता। आप एक परिवार नहीं हो, आप अपने गांव के घटक हो। गांव प्रदेश का घटक है, प्रदेश देश का घटक है, देश राष्ट्र का एक अंग है, और सारा विश्व राष्ट्रों का मेला है। सब राष्ट्रों की मानवता मिलकर विश्व को अच्छा रखती है। एक व्यक्ति दुखी हुआ तो विश्व में दुख फैलेगा। समाज दुखी रहा तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। सृष्टि दुखी हो गई तो हमको संकट झेलने पड़ेंगे, हम देख ही रहे।
ये सारी बातें थियरी नहीं है, हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो हमारे यहाँ लोगों ने ऐसा कहा कि व्यक्ति को बड़ा होना ही है, व्यक्ति को दबाना नहीं, व्यक्ति को बड़ा होना है, उसके लिए स्वातंत्र्य चाहिए, उसके लिए समता चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये तब होगा, दोनों एक साथ तब रहेंगे जब बंधुता होगी। बंधुता के आधार पर व्यक्ति बड़ा होगा, वो अपने परिवार को बड़ा करेगा, बड़ा परिवार अपने गांव को बड़ा बनाता है। हम उदाहरण लेकर, मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं। 78 वर्षों का अपने भारतीय समाजोन्नति मंडल का इतिहास आप देख लीजिए, आपको यही मिलेगा। एक व्यक्ति परिश्रम पूर्वक जो भी मिला समाज का सहयोग उतना ही लेकर बड़ा हुआ, लेकिन वो अकेला बड़ा नहीं हुआ, सबको बड़ा करने की व्यवस्था होगी। ये जो जीवन है, इसी को कहते हैं धर्म। अपने राष्ट्र ध्वज के केंद्र में वो धम्म चक्र है, वो बंधु भाव का, समता का, समरसता का संदेश देता है, सबकी समानता का संदेश देता है, सबकी स्वतंत्रता का संदेश देता है। हमारे जीवन में ये सारी बातें ध्यान में रखकर ही हमको रहना। क्योंकि इक्के दुक्के के करने से राष्ट्र बड़ा नहीं होता, पूरे समाज को अपना देश बड़ा हो इसलिए प्रयास करना पड़ता है। और देश बड़ा होता है तो हमारी भी प्रतिष्ठा रहती है। हम लोग स्वतंत्र हुए तो बहुत दुनिया में शंका थी, कैसे जी लेंगे, इनको तो आदत ही नहीं है राज्य चलाने, कैसा होगा। लेकिन हमने जी लिया, हमने अपने ऊपर आक्रमण हुए उनका प्रतिकार किया। देखने लायक विजय जब मिली, एक बार पहली लड़ाई चीन से जो हुई, उसमें हमको दुर्भाग्य से पीछे आना पड़ा। तो दुनिया भर के भारतीयों को प्रतिष्ठा का व्यवहार नहीं मिला। लेकिन बाद में 71 के युद्ध में हमने जो विजय प्राप्त की, वो सब लोग विदेशों में जो हमारे लोग थे उनको प्रतिष्ठा की नजर से देखने लगे। पोखरण 1 हुआ, पोखरण 2 हुआ, हमारी प्रतिष्ठा थी। जब जब हमारा देश आगे गया, इस देश में और बाहर देश में बसने वाले हमारे व्यक्तियों को, कुटुंबों को प्रतिष्ठा के उन्नति का अनुभव हुआ। क्योंकि हमारा जीवन अकेले का है नहीं। मैं जीता हूं इसका मतलब अपने यहाँ पर है ही, स्वार्थ के लिए जीने वाला उसको अच्छा नहीं कहते। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पथिकन को छाया नहीं, हद लागे अति दूर, ऐसा कबीर जी ने कहा है। अपने कुटुंब को बड़ा करता है उसको लोग अच्छा मानते हैं, होनहार है, युवक, कर्तृत्व संपन्न है, घर को विपत्ति से निकालकर बड़ा किया। और जो कुटुंब गांव की सेवा करता है वो अधिक प्रतिष्ठित होता है। जिस गांव से अच्छे अच्छे लोग देश के लिए मिलते हैं, उस गांव की एक प्रतिष्ठा होती है। देश के लिए काम करने वालों की जयंती पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। और अगर विश्व के लिए कोई काम करता है हमारे यहाँ अपने स्वार्थ को भूलकर, उसको तो हम सामने आने पर साष्टांग नमस्कार करते हैं। हमारे सन्यासी, मुनि, यति, भिक्षु, ये सब लोग ऐसे अपना जीवन छोड़ दिया सारे सृष्टि के भलाई के लिए। ऊंचा से ऊंचा आदमी भी ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो उनको नमस्कार करता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिष्ठा उसी की है। कौन कितना कमाएगा ये महत्व की बात नहीं है, कौन कितना बांटेगा ये महत्व की बात। तो देश समाज ही हमको सब देता है, उसी के देने से हम बनते हैं।
हमको लगता है हमने परिश्रम किया, करना भी चाहिए, अपने पुरुषार्थ से ही आदमी बनता है, परंतु पुरुषार्थ को फल देने वाला भी समाज है। उससे लिया, उसको दाम दुगना वापस करना। मनुष्य के नाते हम जीते हैं, सृष्टि हमको देती है, उसको दाम दुगना वापस करना। आज का दिन है हमारे प्रजासत्ताक भारत की प्रगति के लिए, हमारे आपके जीवन में सुख आए इसलिए, और विश्व सुंदर नया सुख शांतिमय विश्व बने इसलिए हम लोगों को ये याद करना है कि भक्ति पूर्वक ज्ञान कर्म आदि का उपयोग करते हुए, चित्त को निर्बल बनाते हुए हम समृद्धि की आराधना करें, प्राप्त करें 2 हाथों से और 1000 हाथों से सबको दे। ऐसा जीवन जीकर हमको विश्व को रास्ता बताना है। विश्व के पास तकनीकी है लेकिन अध्यात्म नहीं है। विश्व का अध्यात्म पूजाओं में, खानपान में अटका है। भारत में सदा अध्यात्म इसके ऊपर रहा है। उसको प्रत्यक्ष जीवन में जीकर हमको बताना है। जीवन के पुरुषार्थ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में ऐसे कैसे जिया जाता है, अपने उदाहरण से बताना। और इसलिए आज हमने ये ध्वजोत्तोलन किया है। आज के दिन के आनंद में वस्तुतः मैं आपका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। इतना सुंदर कार्यक्रम छात्रों ने प्रस्तुत किया है। उसको देखकर हमारे जैसे लोगों की उम्मीदें जगती है कि आने वाली पीढ़ी हमसे भी आगे निकल जाएगी और भारत को बड़ा बनाएगी। ये उम्मीद भी उस पीढ़ी से है। ये सब ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने जीवन में स्वयं यश प्राप्त कीजिए और उस यश का उपयोग देश के लिए, दुनिया के लिए करते हुए अपने जीवन को, जो यशस्वी जीवन होगा, उसको सार्थक बनाइए। ऐसा आप कर सको, इसलिए कुछ हमारी सहायता लगती हो तो हम करने के लिए तैयार ही है। हमारा दूसरा काम है नहीं। सब अच्छे कामों को सहायता संघ करता है। संघ करे, काम कौन कर रहा है, उनका रंग क्या है वगैरह हम नहीं देखते। जो काम अच्छा है वो अच्छा है, तो ये तो होगा ही। आज के दिन ऐसा आपका, हमारा, सबका, अपने देश का और पूरे विश्व का जीवन बने, यह शुभकामना गणराज्य दिवस के निमित्त आपको देता हूं और आपको धन्यवाद, कृतज्ञता पूर्वक देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त। मार्गदर्शन ऐकताना आपल्याला 2 सूर्य अनुभवायला मिळाले। एक सूर्य उन्हाचे चटके देत होता आणि एक सूर्य शब्दांचे। आपण हे शब्द आयुष्यभर लक्षात ठेवायचे आहेत। अत्यंत मौलिक मार्गदर्शनाबद्दल आम्ही पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचे जीवनभर ऋणी राहू। हे शब्द आपण स्मरणात ठेवावे म्हणून अधिक टिप्पणी न करता आभार प्रदर्शनासाठी निमंत्रित करतो संस्थेचे तरुण तडफदार सरचिटणीस ॲडव्होकेट रोहित विजय जाधव यांना। धन्यवाद सर। सर्वांना नमस्कार। परमपूज्य डॉक्टर मोहनजींचे विचार म्हणजे जणू काही राष्ट्रीयत्वाचा यज्ञकुंडच। आज या प्रजासत्ताक दिन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या यज्ञकुंडातील समिधा होण्याचा मान आपल्याला मिळाला हे आपल्या सर्वांचे परमभाग्यच म्हणावे लागेल। आदरणीय मोहनजींच्या जाज्वल्य विचाराची ठिणगी घेऊनच आपण प्रत्येकजण घरी जाणार आहोत। या प्रसंगी मी मोहनजींना आश्वस्त करतो की आम्ही भिवंडीकर आपल्या विचारातून प्रेरणा घेऊन निश्चितपणे राष्ट्र उभारणीच्या आपल्या ध्येयपूर्तीसाठी समर्पित भावनेने काम करू। आपण आमच्या विद्यानगरीत आलात, आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळ यांच्या वतीने आपले मनपूर्वक आभार मानतो।
आम्हाला आपल्या विचारांचे सोने लुटण्याची संधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भिवंडी शाखेने उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी संघाच्या भिवंडी शाखेचे व सर्व स्वयंसेवकांचे आभार मानतो. या कार्यक्रमाचे शिवधनुष्य पेलण्याचे काम पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय यांचे मुख्याध्यापक श्री सुधीर गागस व विद्यालयाचे सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मयोगी यांनी संस्था पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध समित्यांच्या अंतर्गत कर्तव्ये पार पाडली व सर्वांग सुंदर कार्यक्रम अतिशय मेहनतीने घडवून आणला, त्याबद्दल त्यांचे देखील मी आभार मानतो. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने व्यवस्था बघणारे मुंडे मंडप डेकोरेटर्स, सोनी फोटो स्टुडिओ, किसन सिंह व टीम, सर्व विविध वर्तमानपत्रांचे व विविध वाहिन्यांचे पत्रकार मित्रांचे देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. गेल्या 8 ते 10 दिवसांपासून या संपूर्ण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून असणारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्त माननीय श्री आशुतोष डुमरे साहेब, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त माननीय श्री विनायक देशमुख साहेब, भिवंडी शहराचे पोलीस उपायुक्त माननीय श्री डॉक्टर मोहन दहीकर साहेब, सहाय्यक पोलीस उपायुक्त माननीय श्री भरत कामत साहेब आणि पोलीस बांधवांचा देखील या कार्यक्रमाच्या यशात खूप मोठा हातभार लागला आहे. त्यासोबतच सहाय्यक पोलीस उपायुक्त माननीय श्री सचिन सांगळे साहेब व नारपोली पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक माननीय श्री भरत कामत साहेब व सर्व पोलीस बांधवांचा देखील या कार्यक्रमाच्या यशात खूप मोठा हातभार लागला, त्याबद्दल त्यांचे देखील मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आपण सर्व माननीय निमंत्रित पालक, आजी माजी विद्यार्थी यांचेही मी संस्थेच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या सहकार्य करणाऱ्या सर्व शुभचिंतकांचे मी आभार मानतो व आज प्रजासत्ताक दिनाच्या मी सर्वांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. वंदे मातरम गीताने, या राष्ट्रीय गीताने कार्यक्रमाची सांगता होईल. मी पुनश्च एकदा सर्वांबद्दल ऋण व्यक्त करतो आणि वंदे मातरम संपूर्ण होईल. फक्त 3 मिनिटं आपण थांबायचं आहे आता, त्यानंतर कार्यक्रमाचा समारोप होईल. पुढील सूत्र श्री विश्वनाथ बिरारी. एक साथ खड़े होंगे, खड़े सावधान, एक साथ मातरम शुरू करेंगे. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं. शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं. कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजय द्रुत कर करवाले. के बोले माँ तुम्ही अबले, बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं. मातरं वन्दे मातरं. तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म, तुम्ही प्राण शरीरे बाहुते, तुम्ही मा शक्ती, हृदये तुम्ही मा भक्ती. तुम्हारी प्रतिमा गडी मंदिरे मंदिरे. मातरं वन्दे
मातरम. तुम्ही दुर्गा दशप्रहरदारिणीं कमला कमलदल विहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं. भारत माता की जे प्रात्यक्षिक होतील तोपर्यंत मुलांनी थांबायचं. हॅलो. वैष्णवी लोटकर आलेली आहे का? वैष्णवी लोटकर, वैष्णवी लोटकर, वैभवी, वैभवी ये इकडे लवकर.
तुम्ही धावत तिकडे यायला लागेल तुला. काय छत्रपती शिवाजी महाराज की. आता उड्या मारताना बघितलं ना. या आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपल्या 7वी इयरची विद्यार्थिनी कुमारी वैभवी लोटकर आपल्या समोर. हॅलो. प्रथम सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. लहरतो तिरंगा अभिमानाने आज उंच आकाशी. लहरतो तिरंगा अभिमानाने आज उंच आकाशी. उधळू सारे रंग त्याचे प्रण आज एक मुकाशी. प्रण आज एक मुकाशी. जगण्या शिकण्याचा अधिकार दिला मधला ज्याने आज. जगण्या शिकण्याचा अधिकार दिला मधला ज्याने आज. संविधानाचा करतो आदर करुणी मुद्रा मानाचा त्यास. करुणी मुद्रा मानाचा त्यास. माझे पहिले वंदन या मातृभूमीला जिच्या कुशीत अनेक क्रांतिकारांनी जन्म घेतला. माझे दुसरे वंदन त्या तिरंग्याला जो भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा खरा साथीदार आहे. माझे तिसरे वंदन शिवछत्रपतींना ज्यांनी स्वराज्याचं बीज हे मातीच्या कणाकणात आणि प्रत्येक माणसाच्या मनामनात रुजविले. आज आपल्या आनंदाचा, उत्साहाचा, सन्मानाचा आणि अर्थात अभिमानाचा दिवस म्हणजे 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन. 150 वर्ष राज्य करणारे जुलमी इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून भारतभूमीला मुक्त करण्यासाठी अनेक क्रांतिकारांनी आपल्या संसाराची राख रांगोळी करून स्वातंत्र्याच्या यज्ञकुंडात प्राणाची आहुती दिली. सर्वप्रथम मी त्या सर्व क्रांतिकारांना अभिवादन करते. तसेच रात्रंदिवस डोळ्यात तेल घालून सीमेवर तैनात असलेल्या जिगरबाज सैनिकांना मी वैभवी हरिदास लोटकर अभिवादन करते व माझ्या बोलण्यास प्रारंभ करते. मित्रांनो, आपल्याला 26 जानेवारी 1950 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. मित्रांनो, आपल्याला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. तर आपण 26 जानेवारी हा सण साजरा का करतो? कारण जसे कुटुंबाला कुटुंब प्रमुखाची गरज असे तसे भारताला राज्यघटनेची गरज होती. ही राज्यघटना लिहिणारे वर्गात बसून शिकणारे नव्हे तर वर्गाच्या बाहेर बसून शिकणारे तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले यांना गुरुस्थानी मानणारे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, महामानव, कायदे पंडित, विश्वरत्न, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे केले. अतिशय परिश्रमातून 2 वर्ष 11 महिने व 17 दिवस या कालावधीत पूर्ण केले. नसे नुसते पुस्तक हा भारतीय धर्मग्रंथच, नसे नुसते पुस्तक हा भारतीय धर्मग्रंथच समृद्ध संविधान बनले देशाचे सुज्ञ पालक. समृद्ध संविधान बनले देशाचे सुज्ञ पालक. मित्रांनो, 26 जानेवारी 1950 रोजी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. तर आपण संविधान का स्वीकारले? कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 26 जानेवारी 1930ला अधिवेशनात झेंडा फडकून स्वातंत्र्याची मागणी केली होती. हा दिवस मान्य राहावा म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले हे संविधान स्वीकारण्यात आले. खऱ्या अर्थाने प्रजा हाती सत्ता आली. संविधानामुळे आपल्याला न्याय, समता, स्वातंत्र्य मिळाले. पूर्वी राजाचा मुलगा राजा व्हायचा, पण आता संविधानामुळे आपल्याला राज्यपालाची निवड मतपेटीतून व्हायला लागली. बाबा साहब ने कलम उठाई तो संविधान बन गया. बाबा साहब ने कलम उठाई तो संविधान बन गया. संविधान की ताकत देखो यारो, अरे संविधान की ताकत देखो यारो. चाय बेचने वाला भी आज इस देश का पंतप्रधान बन गया. चाय बेचने वाला भी आज इस देश का पंतप्रधान बन गया. संविधानामुळे आपल्याला हक्क, न्याय हक्क मिळाले, तसेच काही कर्तव्यही मिळाले. संविधानाने आपल्याला काही कर्तव्यही दिले आहेत. जसे काही आजही काही समस्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार यासारख्या समस्या आपण आपल्याला सोडवायला हव्यात. जाता जाता एवढंच म्हणेन स्वातंत्र्यवीरांना करू शतशत प्रणाम. स्वातंत्र्यवीरांना करू शतशत प्रणाम. त्यांच्या निस्वार्थी त्यागाने सर भारत देश बनला महान. त्यांच्या निस्वार्थी त्यागाने सर भारत देश बनला महान. असे अनेक क्रांतिकारांचे जीवनचरित्र
एका महान विशाल महासागर एवढे आहे. माझ्या आवडीच्या बोलण्याने काही समावेल तर मी ते आपल्यासमोर व्यक्त करण्याचे प्रयत्न केला. त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विद्यालयाची विद्यार्थिनी कुमारी वैभवी लोटकर हिचं आजच्या या सुंदर भाषणाबद्दल मनपूर्वक कौतुक. मी मुख्याध्यापक घागे सरांना विनंती करेन की तिचं कौतुक. दुश्मन पे वार कर, हौसलों को चीर दे, टुकड़े हजार कर, नाच खेल मौत का जीत की धुन बना, जीत का गुमान कर, प्रहार कर, देश पर प्रहार है, गुमान कर, घमंड कर, प्रचंड कर, तांडव सा युद्ध कर भयंकर. अब लहराओ भगवा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंडाना की, फिर मेरे रायबा की. जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा. समर्थ मराठा तानाजी गड आला पण सिंह गेला. सिंह परी झुंज त्यान दिली, वार किती झाले छातीवरी. सर्व विद्यार्थ्यांनी 2 मिनिटं शांतपणे सूचनेकडे लक्ष द्या. विद्यार्थी मित्रांनो, सगळे विद्यार्थी 1च मिनिट. आजचा जो कार्यक्रम झाला तो केवळ तुमच्यामुळे यशस्वी झालेला आहे, त्यामुळे तुमच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया. तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन. खरं तर कुठलीही शाळा असो, शाळेच्या दृष्टीने, शिक्षकांच्या दृष्टीने विद्यार्थी हेच दैवत असतात आणि म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना सलाम. तुम्ही ज्या शांतपणे कार्यक्रम ऐकलात त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो.